कक्षा 9 हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 11 ग्रामश्री। हेलो बच्चों, आज हम काव्य खंड से पाठ 11 करेंगे ग्रामश्री, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अब इनके जीवन परिचय हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस इलाहाबाद में हुई। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला। मतलब इस दौरान उन्होंने अपना जो भी लेखन कार्य था वो किया। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया, मतलब उनका निधन हो गया था। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सूक्ष्म समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता। ओके, तो हम ये कविता शुरू करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तलक यहाँ पे क्या है? तक मतलब दूर तक। कोमल यानी मुलायम नर्म, तन यानी शरीर, हरित माने हरा, रुधिर माने रक्त, श्यामल माने हरी भरी, चिर निर्मल यानी सदा शुद्ध रहने वाला, स्वच्छ रहने वाला, फलक यानी पहलू। ठीक है, तो आप इसके प्रसंग में क्या लिखोगे कि ये कविता सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, और ये ग्रामश्री से ये लिया गया है। और यहाँ पर हरी भरी जो धरती है उसके भव्य सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। खेतों में दूर दूर तक, है ना, फैली खेतों में दूर तलक यानी दूर दूर तक मखमल के समान मुलायम हरियाली जो है वो फैली हुई है। तो हरियाली को यहाँ पे कैसे बताया गया है? मखमल जैसी मुलायम। मखमल जैसी उस हरियाली में चांदी की तरह, सफेद जाली की तरह सूर्य की जो किरणें हैं वो लिपटी हुई हैं। यानी जो भाव है इसका वो ये है कि फसलों की जो मखमल है ना, मखमली है, कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है। सूरज की किरणें उससे ऐसे लिपट गई हैं जैसे उस हरियाली पर चांदी की जो जाली है वो लपेट दी गई है ना, जैसे उस हरियाली पर चांदी की जो जाली है वो लपेट दी गई है। कवि जो है वो तिनकों को हरे तन वाला बताता है। ठीक है, जो तिनके होते हैं उनको हरे तन वाला बताता है। ऐसे हरे तिनकों में हरियाली इस तरह समा गई है जैसे नसों में बहता हुआ वो खून हो। इस हरी भरी धरती पर फैला जो नीला आसमान है वो मानो धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। आशय इसका ये है कि फसलों से भरी हुई जो धरती है ना, उसके कारण पृथ्वी और आकाश जो है वो एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत हो रहे हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई, जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की, किंकिनिया है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। अब यहाँ पे रोमांचित क्या है? यानी खुश होना, है ना, प्रसन्न। वसुधा यानी धरती, पृथ्वी, सनई जो रेशेदार पौधा होता है उसको कहते हैं। किंकिणिया है यहाँ पे करधनी में लगे छोटे छोटे घुंघरू, है ना,
जो कमरबंद होती है जैसे। भीनी यानी हल्की हल्की, तैलाक्त यानी तेल युक्त, तेल से भरा हुआ। हरित धरा यानी हरी भरी धरती। तीसी यानी अलसी, ये तिलहनी का एक पौधा होता है, उसे कहते हैं तीसी। ओके, तो यहाँ पर जो प्रसंग है वो है कि इन पंक्तियों में फल फूलों से लदी हुई जो धरती है उसकी शोभा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। गांव के इस सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे धरती जो है वो खुश है ना, और रोमांच से भर गई है, खुशी से और रोमांच से। जौ और गेहूं पर जो बालियां हैं वो आ गई हैं, इसीलिए जो पृथ्वी है वो कैसी लग रही है, रोमांचित सी प्रतीत हो रही है। अरहर सनई की सोने की किंकिणियां है शोभाशाली। अरहर और सनई की जो फलियां हैं उस पर स्वर्णिम करधनियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। वातावरण में चारों तरफ तेल की गंध फैली हुई है ना, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, यानी जो तेल की जो गंध है, जो महक है, वो पूरी तरफ मतलब वातावरण में फैली हुई, क्योंकि जो सरसों है, फूली सरसों पीली पीली, क्यों, क्योंकि जो सरसों है उसके पीले पीले फूल खिल रहे हैं। इधर हरी भरी धरती से नीलम रत्न जैसी अलसी की कली ऊपर की ओर झांक रही है, मतलब उसने भी उगना शुरू कर दिया है ना। आशय इसका ये है कि धरती से अलसी की नीलम नीलम सी जो कली है और नीले नीले जो फूल है वो निकलने लग गए हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मखमली पेटियों से लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों तक। रिलमिल यहाँ पे क्या है, मिलजुल कर। छीमिया यानी फलियां, लड़ी श्रृंखला, व्रंतों यानी डंठल जो होते हैं उन्हें व्रंत कहा गया है। तो इन पंक्तियों में कवि जो है उन्होंने खेतों में अलग अलग रंगों से, है ना, विभिन्न रंगों से सजी फूलों और तितलियों की सुंदरता का यहाँ पे चित्रण किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम कि मटर के जो फूल है और जो फलियां हैं, है ना, फलियों वाले जो पौधे हैं वो ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो सभी फसलों की जो सखियां, मतलब सभी फसलों की वो क्या हो, सखियां हो, सहेलियां हो। फसलों की जो मटर है ना, मटर रूपी ऐसी सखी रंग बिरंगे फूलों को लिए खेतों में खड़ी हुई क्या कर रही है, हंस रही है। बीजों की लड़ी को अपने में समेटे मटर की जो फलियां हैं वो मखमल की मुलायम थैलियों जैसे मटर के पौधों से लगी हुई लटक रही हैं। मटर के फूलों पर उड़ती रंग बिरंगी तितलियां, अब जो तितलियां हैं वो भी रंग बिरंगी है और जो फूल है वो भी रंग बिरंगे है ना। जब एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे फूल खुद ही उड़ रहे हों, है ना, और उड़कर वृंतों पर जा रहे हों। यानी ऐसा लग रहा है जैसे खुद फूल ही उड़ उड़कर विचरण कर रहे हों। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। रजत यहाँ पे कहते हैं चांदी को, स्वर्ण यानी सोना, मंजरिया आम का जो बौर होता है, आम्र है आम, तरु के, तरु क्या है, पेड़, झर रहे यानी गिर रहे हैं, दल पत्ते, मुकुलित यानी अध लिखा, अध खिला, है ना, जो आधा खिला हुआ हो। तो यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में बसंत ऋतु का मनमोहक चित्रण किया है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि गांव की जो धरती है वो सिर्फ फसलों से ही फसलों के सौंदर्य से ही पूर्ण नहीं है ना, बल्कि बाग बगीचों में उगे जो आम है, आम की डालियां है, वो भी आ, वो मतलब डालियां भी जो अब बोरों से लद गई हैं, है ना, उसकी जो शोभा है वो भी बहुत सुंदर लग रही है देखने में। बसंत आने के वजह से ढाक और पीपल के जो पुराने पत्ते हैं वो झड़कर नए किसलियों को उगने का अवसर दे रहे हैं, मतलब जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं और नए है ना, नई
नए पत्तों को आने का एक मौका दे रहे हैं, है ना। आम की जो रजत स्वर्ण मंजरियां है उसको देखकर कोयल क्या कर रही है, कूक रही है और मतवाली सी हो गई है। कटहल फल आने के वजह से महक आने के कारण महक उठे हैं और जामुन के जो पेड़ हैं, है ना, उन पेड़ों पर भी जामुन के गुच्छे उगने लगे हैं। जैसे बगीचे में इन पेड़ों में फल आ गए हैं, वैसे ही जंगल में क्या हो गया है, झरबेरी के पेड़ों में जो झरबेरी के गुच्छे हैं वो लटक रहे हैं। आड़ू, नींबू और अनार के पेड़ों में फल के आने से पहले वाले जो फूल है वो लग गए हैं। मतलब जब फल आता है उससे पहले एक फूल आता है ना, तो वो लग गए हैं। इन सब की तरह ही सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैंगन, मूली भी क्या हो रही है, वो भी उगने शुरू हो गए हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अम्ली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकियों सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। चित्ती क्या है, यहाँ पे चित्ती है धब्बा, एक निशान। जैसे आपने देखा होगा कि एक तो ग्रीन, डार्क ग्रीन होते हैं, है ना, जो अमरूद होते हैं ना, और जो एक थोड़े पीले हो जाते हैं तो उनके ऊपर रेड रेड से डॉट होते हैं, है ना। तो उससे कहा गया है चित्ती यानी धब्बा या निशान। मधुर बेर यानी मीठे बेर, अवली आंवले का छोटा फल, लहलह यहाँ पे है, इसका मतलब हरा भरा लहराता हुआ, मह यानी महकता हुआ। तो इन पंक्तियों में कवि ने फलों और सब्जियों के मनमोहक चित्र यहाँ पे चित्र का वर्णन करा है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पीले अमरूद, है ना, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। तो जो पीले अमरूद हैं अब मीठे हो गए हैं और वो पक गए हैं उन पर क्या हो गया है, लाल रंग के निशान पड़ गए हैं, है ना। उन पर लाल चित्तियां जैसे निशान पड़ गए हैं। बेर की एक मतलब जो बेर है वो भी पककर कैसे हो गए हैं, मीठे हो गए हैं और सुनहले रंग के हो गए हैं। और आंवले के छोटे छोटे जो फल हैं, है ना, उनसे डाल झूल गई है। पालक लहलहा रहा है और धनिये की महक चारों तरफ पूरे वातावरण को क्या कर रही है, सुगंधित कर रही है। लौकी और सेम की जो बेल है वो इधर उधर फैल गई है। अब जो लौकी और जो सेम होता है ना, उसकी बेल होती है, तो बता रहे हैं कवि कि उसकी जो बेल है वो चारों तरफ फैल गई है। मखमल जैसे टमाटर पूरी तरह पककर लाल हो गए हैं और मिर्चों की थैलियां पूरी तरह बड़ी हो गई हैं। यानी मिर्च के जो गुच्छे हैं उसको देखकर कवि की कल्पना है, मतलब वो ऐसे सोच रहे हैं कि उन्हें बीजों से भरी हुई हरी थैली के रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपट छाई, कलंगी सवारते हैं कोई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले, तिरते जल में सुरखाए पुलिन पर मगरौती रहती सुई। अंकित यहाँ पे है चिन्ह, है ना, एक चिन्ह होना। सतरंगी सात रंगों वाला, सरपत यानी बड़ी या लंबी घास जिसके तने पत्तियों से छप्पर बनाया जाता है। छाई यानी बनाई हुई, तट नदी के किनारे की जो भूमि होती है ना। कलंगी चिड़िया के सिर पर एक चोटी जैसे होती है, उसे कलंगी कहते हैं। तिरते यानी बहते, सुरखाब यानी एक चकवा पक्षी होता है ये। पुलिन नदी का रेतीला किनारा, बगरौठी एक मुर्गा भी नामक एक पक्षी है ये, ठीक है। तो इन पंक्तियों में गंगा के किनारे की सुंदरता का कवि ने यहाँ पे वर्णन करा है, तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। गंगा के किनारे जो रेत होता है ना, उस पर सूर्य का प्रकाश जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी पड़ने की वजह से सतरंगी बनकर वो चमक रही है ना, जो रेत होती है। और ये कैसी लग रही है देखने में, जैसे बालू हो, है ना, बालू के सांपों की तरह वो प्रतीत हो रही है। उसके चारों तरफ सरपत की घनी झाड़ियां और तट पर तरबूजों के खेत बड़े सुंदर लगते हैं। साथ ही गंगा के तट पर जो घास की हरियाली बिछी हुई है वो बहुत सुंदर लग रही है। बगुले जो है वो तट पर शिकार करते हुए अपने पंजों से जो कलंगी है उसको ऐसे संवारते या ठीक करते हैं मानो वो अपने सिर पे क्या कर रहे हो, कंघी कर रहे हो। गंगा के जल में चक्रवाक पक्षी तैरते हुए नजर आ रहे हैं
और जो मगरौठी पक्षी है वो भी आराम से सोए हुए क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोई, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोई। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। हिम आतप यानी सर्दी की जो धूप होती है, तारक तारे, मरकत यानी पन्ना, एक मतलब रत्न होता है, ठीक है। नीलम नीले रंग का रत्न, आच्छादन छा जाना या घिरा हुआ, निरुपम अनोखा, हिमांत सर्दी की जो समाप्ति होती है ना, जब खत्म होने वाली होती है सर्दियां, सिग्ध कोमल, हरता छिनता। ओके, तो इन पंक्तियों में कवि ने जाड़े का जो मतलब ठंडी के खत्म होने के जो दिन होते हैं ना, उसमें सोए हुए गांव की शोभा का यहाँ पे चित्रण किया है। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि हंसमुख हरियाली ही मातब सुख से अलसाए से सोई। कवि कहते हैं कि मुस्कुराती हुई सी हरियाली और जाड़े के आखिरी के दिनों में गांववासी जो है वो गर्माहट जो उनको मिलती है ना, तो उसमें वो खुशी की, एक सुख की नींद में डूबे हुए हैं। जब ओस से भीगी अंधेरी रात में नक्षत्र लोक के सपने में वो खोए हुए हैं। यानी सभी गांववासी जो है, जो ग्रामवासी है, वो गहरी नींद का आनंद ले रहे हैं। पन्ने के खुले हुए डिब्बे जैसे खुले खुले से इस गांव का नीले आकाश रूपी, नीले आकाश रूपी नीलम रत्न का ढक्कन है। मतलब जो नीला आकाश है उसको एक नीलम रत्न बता दिया गया है कि वो एक ढक्कन की तरह है ना। अर्थात इस मरकत डिब्बे जैसे गांव के ऊपर, मतलब जो गांव है उसे कैसा बताया है, मरकत के डिब्बे जैसा, और उसके ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया हुआ है जैसे कि वो नीलम हो, है ना। और उसको मतलब ढक उस मतलब जो गांव है उसको आकाश ने एक ढक्कन की तरह ढक दिया है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के अंतिम दिनों में गांव का जो वातावरण है उसमें शांति का अनुभव हो रहा है। पूरा गांव जो है वो शोभा युक्त हो गया है, जिसे देखकर गांव के सारे लोग खुश हैं और उनका जो मन है वो बहुत खिला हुआ है, बहुत खुश हैं वो लोग। तो क्लास ये थी आपकी कविता ग्राम श्री, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांव के बारे में, है ना, मतलब सर्दियां जब खत्म होने को होती है, बसंत ऋतु का टाइम होता है ना, जब पतझड़ हो रहे होते हैं और जब नए फूल खिलते हैं उसके बाद, तो वो पूरा वर्णन उसका यहाँ पे इस कविता में उन्होंने किया है। मतलब कवि ने जिस तरीके से ये पूरा माहौल देखा है ना, इस टाइम का गांव का, ठंडी के खत्म होने का, तो वो पूरा उन्होंने इस कविता में उतारा है कि जो फूल होते हैं, फल होते हैं, वो किस तरीके से खिलने लगते हैं दोबारा, कैसे उनमें बीज आते हैं, कैसे जो डालियां होती हैं, जो फलियां होती हैं, वो पूरी नई बीजों से भर जाती है, नए फलों से, नए फूलों से पूरी भर जाती है, किस तरीके से फिर वो पूरा माहौल दिखता है। तो वो पूरा इन्होंने इस कविता में यहाँ पे वर्णन करा है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.